Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स और इस चैप्टर का नाम है नियोप्लेजिया. सो जनरल पैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको पता ही है, आपने अपने मेडिकल कॉलेज में अगर इसके लेक्चर्स लिए हैं या लेने वाले हैं, सो यू नो कि जनरल पैथोलॉजी में दिस इज़ वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स टू ग्रैब. स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सबका इस पर फोकस रहता है. तो ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 मीडियम रॉबिन्स में, उसमें ये तमाम डिफरेंट हेडिंग्स हैं. सो फॉर एग्जांपल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हेडिंग व्हिच इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ नियोप्लेजिया. नियोप्लेजिया कहें या इसको कैंसर कहें, इट्स द सेम थिंग. सो कैंसर के जो नॉमेनक्लेचर है, जिसमें बिनाइन ट्यूमर समझेंगे क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होता है, कौन कौन सी और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो नियोप्लेजिया के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड हैं. सो वंस वी आर डन विद द नॉमेनक्लेचर, ये आज की वीडियो है. इस वीडियो को एक्चुअली इस पूरे चैप्टर को मैं स्प्लिट करूँगा मल्टीपल वीडियोज़ में, ताकि ये पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए. ओके, अदरवाइज ये है कि आई मीन इतनी बड़ी वीडियो आप लोगों का भी इंटरेस्ट लूज होता है. सो इट्स बेटर टू गो टॉपिक बाय टॉपिक. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन नॉमेनक्लेचर, देन देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, देन एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे. सो हेडिंग वाइज चलेंगे, ईच हेडिंग ईच वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो व्हिच इज द नॉमेनक्लेचर. Now, cancer is the second leading cause of death in the United States. So, it's very common cause of death. इसीलिए it is very important healthcare issue. Only cardiovascular disease exact a higher toll. So, number one पे cardiovascular diseases हैं, number one cause of death, and then the second commonest cause of death is actually cancer in the United States. Okay, and in other countries as well, the incidence and the prevalence and the mortality rate of cancer is very high. But since the book usually publishes those statistics which are well monitored, तो United States के ज़्यादातर आपको इस book के अंदर statistics मिलते हैं. Even more agonizing than the associated mortality in the emotional and physical suffering. ना ये ज़रा सुनो, ऐसा ही बात है ये. देखें, एक कैंसर का जो पेशेंट होता है ना, उस पेशेंट की जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है. इट्स नॉट ओनली द डिजीज़ प्रोसेस बट ऑल्सो द इमोशनल सफरिंग जिससे वो पेशेंट गुजरता है. ये खबर किसी को बताना ही इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम होता है कि गॉड फॉरबिड यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर. सो द पेशेंट, उसकी ज़िंदगी बेचारे की वही ना, उसको झटका लगता है. फिर वो जिन स्टेजेस से गुजरता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फिर उसकी पूरी फैमिली जितना सफ़र करता है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. ये नज़ले खांसी की तरह नहीं है 2-4 दिन में सही होने वाली चीज़. अल्टीमेटली इसका कोई 100% इलाज भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर्स जो हैं अल्टीमेटली पूरे के पूरे क्योर हो जाएंगे. बहुत कम कैंसर्स ऐसे हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उनका जो आउटकम है वो पॉजिटिव रहता है. अदरवाइज ज़्यादातर कैंसर्स में यू नो देयर मे बी सम इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन अल्टीमेटली मोर्टैलिटी होती है. सो इट्स अ वेरी इमोशनली, फिजिकली चैलेंजिंग डिजीज़. ओके, ऑल्सो फाइनेंशियली आई हैव सीन पेशेंट्स, यू नो, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है इफ़ दे आर डायग्नोज्ड विद कैंसर. वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. इनफैक्ट ज़्यादातर पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता ही यही है, और जनरल पब्लिक का भी, कि व्हेन विल देयर बी अ क्योर फॉर कैंसर, यानी वो कौन सा दिन आएगा जब हम ये अनाउंस करेंगे कि कैंसर का क्योर एक्चुअली अवेलेबल है. ओके, द आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट because cancer is not one simple या single disease, rather many disorders that share a profound growth dysregulation. Some cancers, however, such as Hodgkin lymphoma, are highly curable, whereas others, such as cancers of pancreas, are virtually always fatal. मैंने आपसे कहा कि बहुत कम cancers ऐसे हैं, तमाम तर हेल्थ केयर में जो एडवांसमेंट हुई है उसके बावजूद there are only a few cancers जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है. Hodgkin lymphoma, for example, is one of them. ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज काफ़ी सक्सेसफुल रहती हैं, इवन ओरल कैंसर की, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से स्टेज पर है, कितना इन्वेट कर चुका है कैंसर, ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, द ओनली होप फॉर कंट्रोलिंग कैंसर लाइज इन द लर्निंग अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस. यानी कैंसर हुआ कैसे है. अगर पैथोजेनेसिस की अंडरस्टैंडिंग पर कंप्लीट कमांड हो जाएगी, देन मे बी कोई उसकी ट्रीटमेंट ग्रिप के साथ हमें मिल सके. टू डेट हमें नहीं मालूम कि कैंसर्स एक्चुअली एग्जैक्ट
पैथोजेनेसिस क्या है। हमें ये पता है कि देयर आर सम जेनेटिक चेंजेस, देयर आर सम ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस, बट 100% अंडरस्टैंडिंग है नहीं। और चूंकि 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी नहीं है। ओके, बट पीपल आर वर्किंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। अब कुछ नई टेक्निक्स आई हैं जैसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये फ्यूचर के लिए होप है। हो सकता है इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके जो कैंसर का पूरा जेनेटिक प्रोफाइल है वो पता किया जा सके। इफ़ दैट इज़ पॉसिबल तो काफ़ी रेवोल्यूशन हो सकती है कैंसर ट्रीटमेंट में। नाउ दिस चैप्टर डील्स विद द बेसिक बायोलॉजी ऑफ नियोप्लेजिया, द नेचर ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स एंड द मोलेकुलर बेसिस ऑफ द नियोप्लास्टिक ट्री। सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द होस्ट रिस्पॉन्स टू ट्यूमर्स एंड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया आर ऑल्सो डिस्कस्ड। यानी जब एक इंडिविजुअल के अंदर सपोज दैट्स अ पर्सन और इस पर्सन में बॉडी के किसी भी पार्ट में सपोज इसके पैंक्रियाज में ट्यूमर डेवलप होता है तो ये पूरी बॉडी इस ट्यूमर को किस तरह लेती है, किस तरह इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती है, वो सारा भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैप्टर, बट एज आई सेड आई एम गोइंग टू डिवाइड द चैप्टर इनटू मल्टीपल वीडियोस। टुडेज टॉपिक इज nomenclature. Okay. Now, before we discuss the features of cancer cells and the mechanisms of carcinogenesis, it is useful to summarize the fundamental and shared characteristics of cancer. Cancer is a genetic disorder. तो ये तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैंसर में हमेशा genetic mutation, genetic level पर changes involve होते हैं, okay? Which is caused by the DNA mutation. So DNA का जो normal sequence है वो change होता है, which is called the mutation. So cancer is almost always associated with changes in the DNA. Most pathogenic mutations are either induced by exposure to mutagens, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी पे एक्ट करता है और डीएनए चेंज होता है। सो फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, कहते हैं ना कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए बिकॉज स्मोक कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर म्यूटाजेंस, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद सेल्स का डीएनए म्यूटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। देयरफॉर स्मोकिंग इज डेंजरस। सो ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन कर सकें, सच केमिकल्स आर नोन एज म्यूटाजेंस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा म्यूटाजिन ही से डीएनए म्यूटेशंस हो, इट कैन ऑल्सो अकर स्पॉन्टेनियसली एज पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग। वक्त बढ़ने के साथ साथ सेल्स के डीएनए में चेंजेस इज ऑल्सो अ नॉर्मल फिनोमिना एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। इन एडिशन कैंसर्स फ्रिक्वेंटली शो एपीजेनेटिक चेंजेस एज वेल। एक तो जेनेटिक चेंजेस हैं जिसमें डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। फिर जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं इनका मतलब ये होता है कि डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता लेकिन डीएनए की एक्सप्रेशन की बायोलॉजी चेंज हो जाती है, सच एज डीएनए मेथाइलेशन प्रोफाइल चेंज हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशंस आती हैं। इस सबसे होता ये है कि जो डीएनए से जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होना है दैट इज ऑल डिस्टर्ब्ड। ओके, नाउ दीज जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस alter the expression or function of key genes that regulate fundamental cellular processes such as growth, survival and senescence. ये तमाम जीन्स ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई प्रोसेस कंट्रोल कर रही होती हैं और जब ये जीन्स में म्यूटेशन होती है तो इनमें से कोई ना कोई प्रोसेस अफेक्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ और सर्वाइवल की जीन्स म्यूटेट हो जाएंगी तो, और अगर ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो सर्वाइवल बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी और नए सेल्स तेज़ी से बनेंगे। यही तो कैरेक्टर है किसी कैंसर का। सो कैंसर में जेनेटिक चेंजेस होती हैं, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। द नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक ऑल्टरेशंस इन कैंसर सेल्स आर हेरिटेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर एक सेल में कोई डीएनए में म्यूटेशन हुई है सपोज, तो जब ये सेल डिवाइड होगा सो दिस म्यूटेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेल्स। ओके, अपॉन सेल डिवीजन द डॉटर सेल रिसीव द म्यूटेशन। एज अ रिजल्ट द सेल्स हार्बरिंग दीज ऑल्ट्रेशंस आर सब्जेक्ट टू डार्विनियन सिलेक्शन, यानी दो सेल्स विद द म्यूटेशन विच आर फिटेस्ट टू सर्वाइव दे विल सर्वाइव एंड द अदर्स विल डाई। Cells bearing the mutation that provide a growth or survival advantage outcompete their neighboring and thus dominate the population. अब इस बात को समझने की ज़रा कोशिश करें कि कैंसर मैकेनिज्म किस तरह से काम करते हैं। सपोज ये सेल्स हैं आपके बॉडी के किसी भी टिश्यू के, फॉर एग्जांपल ओरल म्यूकोजा के। ओके, अब इनमें से किसी एक सेल में म्यूटेशन स्टार्ट हुई सपोज इस सेल के अंदर, और अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो अपने जैसे म्यूटेटेड सेल बनाएगा। ओके, नाउ अगर इन म्यूटेशन का असर
ट्यूमर ग्रोथ वाली जीन्स पर है, यानी ग्रोथ के लिए जो जीन्स होती हैं जिनका काम होता है सेल ग्रोथ करवाना, सेल डिवीजन करवाना, अगर उन जीन्स में म्यूटेशन है और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो सेल डिवीजन बढ़ेगा। अब ये जो सेल्स हैं ये इतना तेज़ी से बढ़ेंगे, इससे मज़ीद 2 सेल बनेंगे, इससे मज़ीद 2 सेल बनेंगे कि एक वक्त ये आएगा कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कम नज़र आएंगे और म्यूटेटेड सेल्स ज़्यादा नज़र आएंगे। ऐसे म्यूटेटेड सेल्स को जिनमें तकरीबन एक ही तरह की म्यूटेशंस होती हैं और जो एक ही प्रीकर्सर से निकले हैं, इसे हम नाम देते हैं क्लोन ऑफ सेल्स। ये क्लोन है ना, एक सेल का क्लोन, फिर इसका क्लोन, फिर इसका क्लोन, सो दीज आर कॉल्ड क्लोन्स ऑफ सेल्स एंड दे आर ऑल ऑल्सो नोन एज मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल इसलिए क्योंकि ये एक ही तरह के सेल से बने हैं, इसीलिए इनमें जो जेनेटिक म्यूटेशन प्रोफाइल है वो एक ही जैसी है, इसके जैसी है। ओके, एंड दे आउट नंबर द नॉर्मल सेल्स। तो नॉर्मल सेल कम हो जाते हैं और जो म्यूटेटेड सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, एंड दिस इज नोन एज द क्लोनल एक्सपेंशन, एक ही तरह के मोनोक्लोनल एक्सपेंशन। हाउएवर, इवन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, डार्विनियन सिलेक्शन कंटिन्यूज टू शेप द एवोल्यूशन ऑफ कैंसर बाय फेवरिंग द इमर्जेंस ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सबक्लोन्स। अब जब ये सेल्स बढ़ना शुरू करते हैं नंबर में, इनमें नई म्यूटेशंस होती हैं तो फिर उनके सबक्लोन्स बनना, यानी अब हो सकता है इसमें कोई एक नई म्यूटेशन आ जाए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ टू ऐड द क्लैरिटी। अब ये एक नई म्यूटेशन आ गई इन सेल्स के अंदर, अब जब ये डिवाइड होंगे तो ये म्यूटेशन उनमें जाएगी, फिर एक सब क्लोन बन जाएगा। सो दैट्स अ बिगर क्लोन ऑफ द सेल जो इससे बने थे। नाउ दिस इज अ स्मॉलर क्लोन ऑफ द सेल्स। ओके, सो दिस इज हाउ द क्लोन एंड सब क्लोन पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है कैंसर पेशेंट्स में, कैंसर सेल्स की। राइट, नाउ एक और कॉन्सेप्ट है म्यूटेशंस एंड एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशंस इम्पैक्ट टू कैंसर सेल्स, अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर रेफर्ड कलेक्टिवली टू एज कैंसर हॉलमार्क्स। कैंसर हॉलमार्क्स का मतलब ये होता है कि देखो जो कैंसर के सेल्स हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बाकी सेल्स में नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल दे हैव वेरी हाई सेल डिवीजन। अब ये जो इंक्रीज सेल डिवीजन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशंस, और सेल साइकिल प्रोटीन्स सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं कर रही होती, इसीलिए द सेल बिकम्स सुपर डुपर डिविजिबल। और ये जो इंक्रीज सेल डिवीजन है दैट इज़ वन ऑफ द कैंसर हॉलमार्क। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की कि उसमें ब्लड वेसल्स बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ नॉन एज द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस एंड इट मेक्स सेंस। आप सोचें एक कैंसर है जिसमें बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, वो अपने आप को डिवाइड किए चला जा रहा है, सेल डिवीजन इंक्रीज हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोनल एक्सपेंशन हो रही है। अब इतने सारे सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ नई ब्लड वेसल्स का बनना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इस तरफ ट्रैवल कर सकें। और नई ब्लड वेसल्स बनती हैं कैंसर्स में बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज एंजियोजेनेसिस। इनफैक्ट होता ये है कि कैंसर सेल्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जो मॉलिक्यूल्स एंजियोजेनेसिस करवाते हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर आर सेवरल मॉलिक्यूल्स जो, जैसे वेज एफ एक मॉलिक्यूल है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। सो दिस वेज एफ इज रिलीज्ड बाय द कैंसर सेल्स एंड दीज वेज एफ मॉलिक्यूल्स इंड्यूस एंजियोजेनेसिस, इनकी वजह से एंजियोजेनेसिस होती है। सो ये सारे हॉलमार्क्स जिसकी वजह से जो कैंसर सेल है ये एक सुपर टाइप ऑफ सेल बन जाता है। इट्स नो मोर अ नॉर्मल सेल। ये एक ऐसा सेल है जिसमें सेल डिवीजन कंट्रोल में नहीं है, ये एक ऐसा सेल है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनती हैं, ये एक ऐसा सेल है जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम से छुप के रहता है। तो ये तमाम स्पेशल पावर्स हैं जो कैंसर सेल्स एक्वायर करता है। इन सारे स्पेशल पावर्स को हम कहते हैं कैंसर हॉलमार्क्स। इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द बेसिक रिसर्च हैज इलुसिडेटेड मेनी ऑफ द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मैलिटीज दैट गिव राइज टू कैंसर। ये बहरहाल अन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए मास्टर करने हैं। इसीलिए आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अच्छे से समझोगे तो आगे का पूरा चैप्टर समझ में आएगा, वरना बात सर पे से गुजरती रहेगी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ नियोप्लेजिया, आप कहेंगे भाई ये क्या चीज़ होती है। सो पे अटेंशन टू दिस सेक्शन। ओके, अब सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो इस चैप्टर का नाम भी है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया के जो लिटरल मायने हैं दैट इज न्यू ग्रोथ। एंड
पहले यही वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता था, अब भी यूज़ किया जाता है कि अगर एक नॉर्मल टिश्यू है, से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट टिश्यू में अपने सेल्स होंगे, देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देयर, लेकिन अगर वहाँ कोई न्यू वैरायटी ऑफ सेल्स डेवलप हो जाती है, सो दिस इज नोन एज न्यू ग्रोथ। तो ऐसी न्यू ग्रोथ को हम नाम देते हैं नियोप्लेजिया। सो वर्ड नियोप्लेजिया का सिंपल मतलब है न्यू ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन कैंसर। नई ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेल्स नहीं होते। ओके, now neoplastic cells are said to be transformed cells because they continue to replicate, apparently oblivious to the regulatory influences that the control जो normal cells को control करते हैं। बड़ी important line है ये। देखें, cell division तो normally हर cell में होती है ना, cells divide, but this is only happening when it is required। कैंसर सेल्स का इशू ये है कि यहाँ सेल डिवीजन बॉडी नहीं चाहती, बॉडी कह रही हो भाई रुको यार, डिवाइड मत हो, बट कैंसर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि दीज आर द रेबिलियस सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो बागी हो चुके हैं नॉर्मल सेल कंट्रोल सिस्टम से। सो ये नहीं सुनते, दे आर ऑब्लिवियस टू द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंसेस दैट कंट्रोल द नॉर्मल सेल्स, दे जस्ट से नो टू द कंट्रोल मैकेनिज्म्स। अब बॉडी कह रही है भाई सेल डिवीजन अभी नहीं करनी है, रुक जाओ यार, सेल साइकिल प्रोटीन्स कह रही हैं रुक जाओ, यहाँ पे हमें अभी मजीद सेल्स नहीं चाहिए, बट दे कीप ऑन ग्रोइंग, they keep on growing, they just don't listen to the normal control mechanisms of the body. Therefore these are the cells which we call are the transformed cells, these are the nasty cells, these are the rebellious cells, these are the cells which do not listen to the normal control mechanisms of the body। और इसी वजह से ये चूंकि रुकते नहीं हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ये नंबर बढ़ता चला जाता है। So this is how a new growth is formed। Okay, neoplasms therefore enjoy a degree of autonomy। चूंकि ये सुनते ही नहीं है किसी कंट्रोल मैकेनिज्म की, ये अपनी दुनिया में बादशाह हैं भाई, दे आर ऑटोनमस, खुद डिवाइड हुए जा रहे हैं, एंड देयरफॉर दे टेंड टू इंक्रीज इन साइज रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकल एनवायरनमेंट। और भाई लोकल एनवायरनमेंट चीख के थक गया कि ग्रो नहीं करना, ग्रोथ को रोक दें, बट इन पे कौन सा कोई फर्क पड़ना है। दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर नंबर। Their autonomy is by no means कंप्लीट। हाउएवर, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि दे कीप ऑन डिवाइडिंग और ये जो छोटा सा ब्रेस्ट मास बना था ये इतना बड़ा हो जाए कि बस ये बढ़ता ही चला जाए, ऐसा भी नहीं होता। देयर आर सम कंट्रोल मैकेनिज्म्स, वो ट्यूमर ही से कंट्रोल हो रहे होते हैं बेसिकली, बट एनीवेज इट इज़ नॉट 100% ऑटोनॉमी। ऑल नियोप्लाज्म्स डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ब्लड सप्लाई। सो दीज गाइज आर कंप्लीटली पैरासाइटिक, आई वुड से। ये कंप्लीट पैरासाइट्स हैं। यहाँ जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं, इन्होंने न्यूट्रिशन आसपास के सेल्स की चुरानी है, इन्होंने न्यूट्रिशन इसी बॉडी से लेनी है, क्योंकि हैं तो ये बॉडी ही के सेल्स ना, नॉर्मली आपकी बॉडी ही में ये ग्रो कर रहे हैं। सो दे एक्चुअली स्टील द न्यूट्रिशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स। सो नियोप्लाज्म्स take the blood supply and nutrition from the host, okay, just like parasites do. Now neoplasms derived from hormone responsive tissue often also acquire endocrine support, such dependencies sometimes can be exploited therapeutically। यहाँ बात हो रही है कि कुछ ट्यूमर सेल्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे ऑर्गन्स में बनते हैं जहाँ उन पर हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट ट्यूमर की अगर हम बात कर लें तो इनमें कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं विच आर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, यानी ईस्ट्रोजन इन पर एक्ट करेगा तो इनके डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है थेराप्यूटिकली। यानी अगर आप ईस्ट्रोजन ब्लॉक कर दें या ईस्ट्रोजन इन्हेंस कर दें तो यहाँ पे इन ट्यूमर सेल्स की जो फिनोटाइपिक ग्रोथ है वो ऑल्टर होगी जस्ट बाय चेंजिंग द हार्मोन लेवल्स। ओके, इन ऑब्वियसली ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्दर डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जब ब्रेस्ट कैंसर पढ़ेंगे और जब ऐसे ट्यूमर्स की बात आएगी। In common medical usage, a neoplasm is often referred to as tumor. Now, अब आप synonymous word जमा करते चले जाएं। Neoplasm is also known as a tumor, and the study of tumor is called oncology. The word onco basically means tumor, okay, and logos is to study. Among the tumors, the division of neoplasm into benign tumors and malignant tumors is based on a judgment of tumor's potential clinical behavior। अब ये जो आपको ये पता चल गया कि what is neoplasia, neoplasia is basically new growth। आपको ये भी पता चल गया कि neoplasia को और क्या कहा जाता है, neoplasia को ट्यूमर भी कहते हैं, और स्टडी ऑफ ट्यूमर क्या कहलाती है, ऑन्कोलॉजी। अब ये दो वर्ड्स आप अपनी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई दफ़ा सुनेंगे, बेनाइन ट्यूमर
ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। नाउ यही आज का हमारा टारगेट है कि हम इन दोनों टर्म्स को अच्छे से मास्टर कर लें। ओके अब बिनाइन और मैलिग्नेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं, दे आर एक्चुअली असाइंड टू अ ट्यूमर बाय judging its clinical behavior. So for example, a tumor is said to be benign when its microscopic and gross characteristics are considered to be relatively innocent, implying that it will remain localized and is amenable to local surgical removal. अब ये बात ज़रा सुन लो, समझ लो एक ही दफ़ा अच्छे से, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। अगेन मैं बात कर रहा हूँ सपोज ब्रेस्ट टिश्यू की। ब्रेस्ट टिश्यू में सपोज देयर इज़ अ ट्यूमर ग्रोथ, और वो ट्यूमर ग्रोथ इस तरह की है कि उसके इर्द गिर्द बाकायदा एक कैप्सूल सा स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूमर एक लेवल तक ग्रो करने के बाद रुक जाता है, और ये एक ही वेल डिफाइंड एरिया में है, और ये यहाँ से निकल कर कहीं और स्प्रेड नहीं कर रहा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूमर सेल्स स्प्रेड भी करते हैं। देयर आर सम नास्टी सेल्स जो ग्रो करने के साथ साथ क्या करते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। अब इधर उधर निकल जाने का क्या मतलब है? इधर उधर निकल जाने का मतलब ये है कि आसपास में इन्वेजन करते हैं। आसपास में अगर कोई ब्लड वेसल मौजूद है तो उसके अंदर घुस जाते हैं। आसपास में अगर कोई लिम्फेटिक्स मौजूद है तो उसमें घुस जाते हैं, और एक दफ़ा कोई चीज़ लिम्फेटिक्स में चली गई तो बराबर वाले लिम्फ नोड में चली जाएगी। एक दफ़ा कोई चीज़ वेनस सिस्टम में चली गई तो पूरी बॉडी में फैल जाएगी। ऐसे ट्यूमर जो पूरी बॉडी में फैलते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। लेकिन ऐसे ट्यूमर जो शराफत से एक ही जगह चुन्नू मुन्नू सा रहते हैं उन्हें हम नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो देखने में और सुनने में अब तक जितनी बात आपको बताई उसको देख के ये अंदाज़ा होता है कि जो बिनाइन ट्यूमर है दे आर गरीब शरीफ से ट्यूमर, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं दीज आर नेस्टी ट्यूमर्स बिकॉज दे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, बट द बिनाइन ट्यूमर्स रिमेन एट द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, वहीं लोकलाइज रहते हैं। अब इसका कुछ फ़ायदा है, देखें इन बिनाइन ट्यूमर्स का फ़ायदा ये है कि नंबर वन ऑब्वियसली दे आर गुड ट्यूमर्स, इसी जगह पर रहेंगे, फैलेंगे नहीं पूरी बॉडी में। नंबर टू, ये चूँकि एक ही जगह पर हैं तो इनको आप सर्जरी करके ब्रेस्ट को ओपन करके इसको निकाल सकते हैं, एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। लेकिन सोचें ज़रा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, भाई कहाँ कहाँ सर्जरी करोगे आप? ब्रेस्ट में से जो प्राइमरी साइट था ट्यूमर का उसको तो निकाल लोगे, लेकिन वो ट्यूमर सेल्स जो लिम्फ नोड में ट्रेवल करके एक लिम्फ नोड में पहुंच गए, फिर वहाँ से निकल के कहीं और पहुंच गए, फिर जो वेन्स में चले गए, वो बोन में जाके सेटल हो गए, वो लंग्स में जाके सेटल हो गए, बाज़ औक़ात ब्रेन में जाके सेटल, भाई कहाँ कहाँ सर्जरी करोगे? और सेल ढूंढोगे कैसे? क्योंकि हर जगह ये सेल जाकर के बड़ा सा मास नहीं बनाते। तो भाई मैलिग्नेंट ट्यूमर की सर्जरी को आसान काम तो नहीं हुआ, लेकिन बिनाइन ट्यूमर्स आर प्रीटी इनोसेंट, तो इनका क्लिनिकल जो आउटकम है वो इनोसेंट है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का क्लिनिकल आउटकम है वो इट्स वेरी नेस्टी। ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब अभी मैं सिनेरियो पलट दूँ, चलो सिनेरियो पलटता हूँ और आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को चैलेंज करता हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, और ब्रेन के अंदर सपोज देयर इज़ ए स्मॉल बिनाइन ट्यूमर, बल्कि इस लोकेशन पे नहीं बनाता, इसको बनाता हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा फोराmen मैग्नम के पास है। अब ये ब्रेन में छोटा सा बिनाइन ट्यूमर है, बट ये छोटा सा बिनाइन ट्यूमर अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करेगा तो यहाँ से मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा दे कैन हर्निएट थ्रू फोराmen मैग्नम और डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट्स अ वेरी टाइट स्पेस, क्रेनियम इज़ अ वेरी वेरी टाइट स्पेस, और जितनी टाइट स्पेस होती है उतना जगह नहीं है एक्सपेंशन के लिए। अब जब एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं होगी तो इवन छोटा सा ट्यूमर भी हर्निएशन कॉज कर सकता है ब्रेन स्टेम की। नाउ दैट्स द पॉइंट। ब्रेस्ट में ये लग्जरी है कि ब्रेस्ट में इट्स अ पेंडुलस स्ट्रक्चर, यहाँ पे काफ़ी सारा लूज एरियोलर टिश्यू मौजूद है, तो यहाँ पे ट्यूमर इतना बड़े साइज़ का भी हो जाएगा। बिनाइन ट्यूमर तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इट कैन अकोमोडेट द बिगर साइजेस। लेकिन ब्रेन में अ स्मॉल बिनाइन ट्यूमर कैन कॉज डेथ। तो मैं ये भी नहीं कह सकता 100% ऑफ द टाइम्स, हमेशा ऐसा नहीं होता कि बिनाइन ट्यूमर बड़े अच्छे चुन्ने मुन्ने शरीफ से होते हैं ना बाबा, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। अगर बिनाइन ट्यूमर ब्रेन में है तो छोटा सा बिनाइन ट्यूमर भी डेंजरस है, अगर बिनाइन ट्यूमर ब्रेन में है तो इसकी सर्जरी भी डिफ़िकल्ट है। ओके, तो जनरल टर्मिनोलॉजी में बिनाइन ट्यूमर इज़ वेरी इनोसेंट, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें ऑर्गन स्पेसिफिक तो दे कैन बी डेंजरस एज वेल। ओके,
नाउ अफेक्टेड पेशेंट्स जनरली सर्वाइव, इसीलिए देखें ये भी यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, जनरली, क्योंकि इनको पता है कि समटाइम्स दे कैन कॉज डेथ एज वेल इफ दे आर लोकेटेड इन ब्रेन फॉर एग्जाम्पल. ओके, ऑफ नोट हाउएवर बिनाइन ट्यूमर्स कैन प्रोड्यूस more localized lumps and sometimes they produce significant morbidity or are even lethal. अभी जो मैंने बात की वही बात आ गई यहाँ पर भी कि sometimes they are even lethal. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल किस चीज़ की दी, वन एग्जांपल दैट आई गेव यू वाज एग्जांपल ऑफ द ब्रेन का ट्यूमर. भले ही बिनाइन है बट दैट विल बी लीथल. ओके, सो इसके बाद अब बात करते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल बिहेवियर्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. नाउ जब कभी ये टर्म यूज की जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एज अप्लाइड टू द न्यूप्लाज्म, इट implies that the lesion can invade and destroy the adjacent structures, and this invasion is known as local invasion, and it can also go to the distant sites, and this process is known as metastasis. Okay, and it can cause death. ये मैं भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं. नाउ सपोज दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एनी टिश्यू एंड दीज आर द नॉर्मल सेल्स. ओके, और इन नॉर्मल सेल्स में से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेल्स गो बॉन्कर्स, और वो एक सेल ये वाला सेल है जो अब मैलिग्नेंट, या मैलिग्नेंट स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं मैं कह सकता, बट लेट्स से कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसने अपनी कैपेसिटी चेंज कर ली है और अब ये अपने जैसे और बहुत सारे सेल बना रहा है बाय द process of clonal expansion. इनमें से कुछ सेल्स अपना जेनेटिक प्रोफाइल फर्दर चेंज करते हैं एंड दे स्टार्ट ब्रीचिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल के बाहर आ गया सेल. अब कुछ सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल के बाहर आ चुके हैं. इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है लोकल इन्वेजन. अच्छा, लोकल इन्वेजन जब शुरू होती है ना एक दफ़ा, तो इसका मतलब ये है कि मामला अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका. ऐसे ट्यूमर्स को या ऐसे न्यूप्लास्टिक सेल्स को अब हम नाम देते हैं मैलिग्नेंट सेल्स, क्योंकि ये अब एक जगह पे कन्फाइंड नहीं है. दे आर नाउ invading the local structures और यहाँ पे ये तबाही मचाना शुरू करेंगे. अब होगा क्या कि लोकल जो स्ट्रक्चर है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं. एक है लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनमें ये ट्यूमर सेल्स एंटर कर सकते हैं एंड वंस दे एंटर इनटू द लिम्फेटिक्स, तो ये लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे, बराबर वाला एक और लिम्फ नोड होगा उसमें चले जाएंगे. अल्टीमेटली ये लिम्फेटिक सिस्टम वेन्स में ड्रेन कर रहा है, तो ये एंटर हो जाएंगे वेनस सिस्टम के अंदर. सो दिस इज वन थिंग विच द इन्वेडिंग ट्यूमर सेल्स कैन डू एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिम्फेटिक स्प्रेड. क्या कहते हैं इसको हम? लिम्फेटिक स्प्रेड. अब ये लिम्फेटिक स्प्रेड जो है ट्यूमर सेल्स को लेके पूरी बॉडी में कहीं भी लेके जा सकता है. दूसरा जो स्प्रेड मैकेनिज्म बहुत कॉमन है और जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि नाउ यहाँ सराउंडिंग टिश्यू में ऑब्वियसली देयर आर कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स. सो ये ब्लड वेसल्स जो हैं, वेन्स भी हैं, कैपिलरीज भी हैं. सो ये ट्यूमर सेल्स जो इन्वेड करके आए हैं दे कैन एंटर इनटू द वेनस सिस्टम, और वेनस सिस्टम में एक दफ़ा आ गए तो ये चले जाएंगे हमारे हार्ट में राइट साइड पे, राइट साइड से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से वापस. सो लंग्स में जब जाएंगे तो ये ट्यूमर सेल्स लंग्स में सेटल हो सकते हैं, और जब लंग से ब्लड प्योर होकर वापस आएगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा. तो बात ये है कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं जो यहाँ से निकल के एंटर हुए थे आपके वेनस सिस्टम में, अब आपके लंग्स में भी पहुँच चुके हैं और अब आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुके हैं, तो कहीं भी जाकर ये सेटल हो सकते हैं. इस तरह पूरी बॉडी में फैलने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस. क्या नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को? मेटास्टेसिस. सो ट्यूमर सेल्स में लोकल इन्वेजन भी होती है. दे कैन लोकली इन्वेज just by breaching the basement membrane and they can also metastasize to the distant areas. Okay, तो ये टर्मिनोलॉजीज देखें मैं आपको इसलिए अभी से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब ये चैप्टर करूँगा ना तो मैं दोबारा बताऊँगा नहीं कि मेटास्टेसिस क्या है, लोकल इन्वेजन क्या है, फिर मैं ये वर्ड सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ. ओके, विद द होप कि आपने मेरे सबसे ये वीडियो पहले देख ली है ताकि आपको आगे की चीज़ समझ में आ जाए. नाउ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैंसर्स. ये जो कैंसर का वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ यूज्ड फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. ओके, and that is derived from a Latin word which is crab. That is, they adhere to any part they seize in an obstinate manner similar to the crab behavior. Crab जैसे जिस तरह से अटैच कर देता है अपने क्लॉज से किसी चीज़ पे फिक्स हो जाता है, same is the behavior of the cancer cells. They fix there and then they start invading. Not all the cancers pursue a deadly course. The most aggressive are also some of the most curable, but the designation of malignant constitutes a red flag. So whenever there is a report which says ke, oh my god, I'm so sorry to tell you that the
tumor is malignant. Oh my god, that's a bad news. So malignant tumors is a red flag. Okay, तो ये टर्मिनोलॉजीज अब तक यहाँ जो थी वो समझ में आ गई कि व्हाट इज़ नियोप्लेजिया, व्हाट इज़ नियोप्लाज्म, व्हाट इज़ ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, बिनाइन ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर आल्सो नोन एज कैंसर्स. ओके, अच्छा, ये जनरली हम यूज़ करते हैं ना यार, उस बंदे को फलाना कैंसर हो गया है. तो कैंसर जब होता है तो टेक्निकल टर्म्स में कैंसर का मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर के लिए कैंसर का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. राइट नाउ ऑल ट्यूमर्स benign and malignant have two basic components. अब चाहे हम benign ट्यूमर की बात कर रहे हैं या malignant ट्यूमर की बात कर रहे हैं, उनके कुछ बेसिक components हैं, वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं. One is known as the parenchyma, which is made up of the transformed neoplastic cells, and the other one is known as supporting host-derived non-neoplastic stroma, made up of the connective tissue, blood vessels, and host-derived inflammatory cells. अब ये बात ज़रा सुनो. बॉडी में किसी भी जगह का कैंसर होगा ना, उसमें दो चीज़ें होंगी. उसमें सेल्स होंगे और दूसरी चीज़ जो होगी उसमें दैट इज़ नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू कह लो उसको, या उसको आप स्ट्रोमा कह लो. ठीक है, दोनों नाम इक्विवेलेंट है, दोनों किसी भी नाम से पुकारो. वो एक गाना याद आ रहा है मुझे, किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा. तो यहाँ पर आप सेल्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर उसको या कनेक्टिव टिश्यू कह लो या स्ट्रोमा कह लो, कोई मसला नहीं है. सेल्स कौन से हैं, कैंसर में कौन से सेल्स होंगे भाई, कैंसर में कैंसर सेल्स ही होंगे ना, और क्या होगा. कैंसर में कैंसर सेल्स सबसे ज़्यादा होंगे, थोड़े बहुत नॉर्मल सेल्स भी होंगे लेकिन कैंसर सेल्स ज़्यादा होंगे. इन कैंसर सेल्स को हम एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज नियोप्लास्टिक सेल्स. क्योंकि ये नियोप्लेजिया है ना, क्योंकि ये नियोप्लाज्म है ना, इसीलिए इन सेल्स को हम कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि दिस इज़ फॉर एग्जांपल अ ब्रेस्ट टिश्यू, और ये ब्रेस्ट टिश्यू के डिफरेंट सेल्स हैं, सो दीज विल बी, और मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ आपके, दिस इज़ एक्चुअली अ कैंसर इन द ब्रेस्ट टिश्यू. तो ये सारे कैंसर सेल्स हैं, दीज विल बी द नियोप्लास्टिक सेल्स. और बीच में फाइब्रोब्लास्ट होंगे, इम्यून सेल्स होंगे बीच में, और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स थोड़े बहुत होंगे, दूसरे इम्यून सेल्स मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, ये वो इधर उधर. तो इन कैंसर सेल्स के अलावा जितनी चीज़ें हैं दे आर ऑल कॉल्ड स्ट्रोमा, और जो कैंसर सेल्स हैं वो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं. तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी कैंसर की कंपोजिशन बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, एक नियोप्लास्टिक सेल्स और दूसरा स्ट्रोमा. आसपास कुछ नॉर्मल सेल्स भी होंगे, यानी हो सकता है कुछ नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स भी हों, विच इज़ फाइन, लेकिन ट्यूमर के अंदर जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होगी वो कैंसर सेल्स ही की होगी. ओके, राइट. नाउ द पैरेन्काइमा ऑफ नियोप्लाज्म. ना पैरेन्काइमा की जब बात हो रही है तो हम बेसिकली जब वर्ड पैरेन्काइमा आए इसका मतलब है कि सेल्स की बात हो रही है. ओके, सो सेल्स ऑफ द नियोप्लाज्म लार्जली डिटरमाइंस इट्स बायोलॉजिकल बिहेवियर, एंड इट इज़ दिस इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फ्रॉम विच द ट्यूमर ड्राइव इट्स नेम. द स्ट्रोमा इज क्रूशियल टू ग्रोथ ऑफ द नियोप्लाज्म. देखें जो स्ट्रोमा है ना, इस स्ट्रोमा के अंदर सारे, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं. तो स्ट्रोमा एक ऐसी चीज़ है जो ट्यूमर के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल खिलाड़ी ये सेल्स हैं. ये सेल्स अगर इन्वेट कर गए तो ये बन गया मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये सेल्स अगर यहीं पर रहे तो ये बन गया बिनाइन ट्यूमर. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि सेल्स की कैटेगरी कैसी है. ठीक है, और इन्हीं सेल्स की बेसिस पर किसी भी कैंसर को उसका नाम दिया जाता है. सो अभी हम ये जो आज की वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली क्या है, वी आर डिस्कसिंग द नॉमेनक्लेचर. हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं और सीख रहे हैं. तो अभी हम कैंसर्स को नाम देने का तरीका भी सीखेंगे, और कैंसर को नाम देने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जब, तब ये बात डिस्कस होगी कि किसी भी कैंसर को नाम उसके सेल्स की बेसिस पर दिया जाता है. ओके, राइट. अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. ये मैं थोड़ा यार इसको मिटा दूं, लिम्फेटिक ड्रेनेज मैंने यहाँ बना दी थी तो सारा का सारा जो मेरा टेक्स्ट है वो छुप गया है. ओके, ऑल्दो द बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ट्यूमर्स लार्जली रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पैरेन्काइमल सेल्स, there has been a growing realization that stromal cells and neoplastic cells carry on a two-way conversation that influence the growth of the tumor. मैंने स्टार्ट में एक लाइन पढ़ी थी इस चैप्टर में जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैंसर इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़, इट्स नॉट अ सिंगल डिजीज़, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. तो इसकी पैथोलॉजी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अब ये मैंने एक नई कॉम्प्लिकेशन आपको बता दी. अभी तक मैं ये बात बता रहा था आपको कि जो ट्यूमर सेल्स हैं दे डिसाइड कि इस ट्यूमर का क्लिनिकल बिहेवियर क्या होगा, बट
अभी काफ़ी सारी रिसेंट रिसर्च आइडेंटिफाई हो रही है जिसमें ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे सपोज एक मैक्रोफेज बैठा हुआ है, ये मैक्रोफेज और ट्यूमर सेल्स आपस में क्रॉस टॉक करते हैं और इनके क्रॉस टॉक के नतीजे में ट्यूमर सेल्स का आउटकम डिटरमाइन होता है। सो ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रोमा के अंदर सेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे फारिग और बेकार हैं। एक बात मैं आपको ना अभी से बिल्कुल क्लियर समझा देना चाहता हूँ कि जब हम स्ट्रोमा के सेल्स की बात करते हैं तो मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं लो भाई अभी आपने कहा था कि ट्यूमर के अंदर सेल्स होते हैं और स्ट्रोमा होता है, अब आप बोल रहे हो स्ट्रोमा के अंदर भी सेल होते हैं। हाँ भाई होते हैं, आपने मेरी वीडियो ज़रा दोबारा गौर से सुनो यार, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये इसके बाद नहीं बताऊँगा, फिर बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखते रहना, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी अगर ट्यूमर डेवलप होता है बॉडी में तो उस ट्यूमर के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट को हम नाम देते हैं पैरेन्काइमा, इसको आप पैरेन्काइमा बोल लो या इसको ट्यूमर सेल बोल लो, नियोप्लास्टिक सेल, एक ही बात है। दूसरा कंपोनेंट होता है किसी भी ट्यूमर का स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है ना, इस स्ट्रोमा में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सपोज ये ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल है, ये भी ट्यूमर सेल है, ठीक है। तो ये ट्यूमर सेल जितने भी हैं ये सब क्या हो गए, पैरेन्काइमा। और इसके बीच में जितना कुछ है, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और ये और वो और सब चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में मैंने आपको बताया था ना, मैक्रोफेज भी हो सकता है, न्यूट्रोफिल भी हो सकता है, ये सेल्स नहीं है। मैक्रोफेज भी सेल है ना, न्यूट्रोफिल भी सेल है ना, प्लाज्मा सेल भी सेल है ना, तो इम्यून सिस्टम के जितने सेल्स आएंगे वो सब सेल्स है ना। तो अब ज़रा सुनो, क्या स्ट्रोमा में सेल्स नहीं होते? होते हैं, स्ट्रोमा में इम्यून सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा में कौन से सेल्स होते हैं ट्यूमर के, ट्यूमर पैरेन्काइमा में नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देयर आर ट्यूमर सेल्स एंड देयर आर अदर थिंग्स। जो अदर थिंग्स हैं उनको हम स्ट्रोमा कहते हैं और वो अदर थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग द इम्यून सेल्स। ओके, सो इज दैट ऑल क्लियर? राइट, अब बात को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड अबाउट बिनाइन ट्यूमर, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे फुल अटेंशन ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। इस हेडिंग में बेसिकली हम सीखेंगे कि ट्यूमर्स का नाम कैसे रखते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स का नाम। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं ना, उसका भी एक प्रोसेस होता है। कई लोग पेरेंट्स का जो भी विश होती है उसके हिसाब से नाम रख लेते हैं, बाज़ लोग तो भाई बाकायदा उस पर रिसर्च करते हैं कि ये नाम सूट करेगा या नहीं करेगा। सो देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ नेमिंग द ह्यूमन बेबीज़। इसी तरह बिनाइन ट्यूमर्स को नाम देने का भी एक मैकेनिज्म है। इन जनरल बिनाइन ट्यूमर्स आर डेजिग्नेटेड बाय अटैचिंग द सफिक्स ओमा। सफिक्स का मतलब है नाम के बाद जो लगाया जाता है, और नाम से पहले जो लगाया जाता है वो कहलाता है प्रीफिक्स। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है, से फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम दे देता हूँ आसिफ, एंड कोई इसके आगे सफिक्स लगा देता है आसिफ उस्ताद या आसिफ टीचर या आसिफ भाई। सो ऑल दीज थिंग्स विच आर कमिंग आफ्टर द नेम, दीज आर कॉल्ड सफिक्स। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनमें कौन सा सफिक्स यूज़ होता है, उसमें भाई भाई यूज़ नहीं होता, उसमें ओमा यूज़ होता है। और फिर ये देखा जाता है कि कौन से सेल्स हैं जिनमें ट्यूमर बना है, तो सेल टाइप पे डिपेंड करता है कि नाम क्या रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर है तो दिस विल बी नोन एज फाइब्रोमा। ओमा इसलिए क्योंकि सारे बिनाइन ट्यूमर के एंड में ओमा लगता है, और फाइब्रो इसलिए क्योंकि ये फाइब्रोब्लास्ट का ट्यूमर है। बिल्कुल इसी तरह अगर कार्टिलेज का ट्यूमर होगा बिनाइन ट्यूमर तो उसे हम कहेंगे कॉन्ड्रोमा। ओमा बिनाइन ट्यूमर की निशानी है और कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज। तो कहीं अगर आप कॉन्ड्रोमा देखें या आप कहीं भी कोई ऐसा नाम देखें जिसके एंड में ओमा आ रहा है, सो ओमा विल इंडिकेट दैट दिस ट्यूमर इज अ बिनाइन ट्यूमर। और फिर उससे पहले देखें क्या है, उससे आपको पता लगेगा ये कहाँ का ट्यूमर है। द टर्म एडिनोमा, अगेन ओमा है, इज जनरली अप्लाइड नॉट ओनली टू बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म दैट प्रोड्यूसेस ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बट ऑल्सो टू बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम द ग्लैंड बट लैक द ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न। बेसिकली इतना जो लंबा चौड़ा कहानी इन्होंने यहाँ लिख दी है, इसका मतलब ये है कि एडिनोमा इज द ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर ऑफ glands. Okay, now there's a benign epithelial neoplasm arising from renal tubule cells and growing in a gland-like pattern is termed as adenoma as well, as is the mass of the benign epithelial cells that produces no glandular pattern but has its origin in the adrenal cortex. नाउ पैपिलोमाज, ये फिर एक और नई टर्मिनोलॉजी आ गई। एडिनोमा की टर्मिनोलॉजी समझ गए, ग्लैंड्स, और अब पैपिलोमा की टर्मिनोलॉजी समझिए। पैपिलोमाज आर बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स ग्रोइंग ऑन एनी सरफेस दैट प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक फ्रॉन्ट्स। नाउ जब कभी इस तरह का, मतलब ये अगर एक सरफेस है और यहाँ से यूं 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं किसी बिनाइन ट्यूमर की, दैट विल बी नोन एज पैपिलोमा। ओके, देन देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड पॉलिप। पॉलिप इज ऑल्सो अ बिनाइन ट्यूमर, इज अ mass that project above the mucosal surface
as in the gut to form macroscopically visible structure. कोई diagram इन्होंने यहाँ पे दी है, for example this diagram. So if you look here at this diagram, this is the mucosal surface, this one, और ये एक finger like projection जैसे बाहर निकल रहा है. So this is known as a polyp. Okay, a polyp is a projection out of the mucosal lining. Although this term commonly is used for benign tumors, some malignant tumors also may grow polyps. देखो ज़्यादातर जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, these are the general principles, but there are always exceptions. यानी polyps जो हैं वो generally they are benign, but some of the polyps can be malignant. Okay. Then there is a terminology called cyst adenoma. They are hollow cystic masses that typically cali arise in the ovary. So ovary के अंदर hollow masses cyst बने हुए होते हैं, तो cyst adenoma. मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ अभी. This is an extremely important table. इसमें तमाम सेल टाइप्स और उनमें होने वाले बिनाइन ट्यूमर और उनमें होने वाले मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के नाम हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस टिश्यू का जो बिनाइन ट्यूमर होगा दैट विल बी कॉल्ड फाइब्रोमा. लाइपोसाइट्स यानी लिपिड के सेल्स का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा? लाइपोमा. अभी 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, इसके बारे में भी पढ़ाता हूँ. बट देखें ओमा कार्टिलेज का कॉन्ड्रोमा, बोन सेल्स का ऑस्टियोमा. तो आपको ये ओमा देख के ये पता चल रहा है कि दीज आर ऑल बिनाइन ट्यूमर्स. और ओमा से पहले जो भी है इससे आपको ये पता लग रहा है कि कौन से सेल का बिनाइन ट्यूमर है. ये फाइब्रोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर है, ये लिपिड का बिनाइन ट्यूमर है, ये कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर है, ये ऑस्टियोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर है ना. ब्लड वेसल्स का जो बिनाइन ट्यूमर है, अगेन हिमांजियोमा. ओमा इज फॉर बिनाइन ट्यूमर, हिमांजियो इज फॉर ब्लड वेसल. लिम्फेंजियोमा, ओमा बिनाइन ट्यूमर, लिम्फेंजियो फॉर लिम्फ वेसल्स. ब्रेन कवरिंग्स, मेनिंजियोमा, ओमा एंड मेनिंजियोमा. मेनिंजी फॉर मेनिंजीज, ब्रेन कवरिंग, एंड ओमा इज फॉर द ब्लड, द बिनाइन ट्यूमर. स्मूथ मसल्स, लियोमायोमा. Striated muscle यानी skeletal muscles, rhabdomyoma. Oma is again, you know what oma is, okay? Stratified squamous cell papilloma. So oma, adenoma, papilloma, cyst adenoma, bronchial adenoma, respiratory tree में होगा, lungs में, kidney, renal tubular adenoma, liver cell adenoma, bladder, urothelial papilloma, placenta, hydatidform mole. The only one without any oma stuff is the hydatidform mole, which you have to remember. Otherwise everything as you saw is adenoma, oma. Even the teratoma, which is, or the dermoid cyst, which it is called, is also containing oma, which contains derivatives of all germinal layers. Okay, teratoma basically दो तरह का होता है. The mature teratoma is benign teratoma, okay, and the immature is malignant. So you see, this is easy. Benign tumor का जो nomenclature है उसमें तमाम चीज़ों में एंड में ओमा आता है. आपको ओमा देखते ही पहचान जाना है, सिवाय हाइडेटिफॉर्म मोल के. हाइडेटिफॉर्म मोल में ओमा नहीं है ऑब्वियसली, बाकी सब में देयर इज ओमा, राइट. और उससे सेल टाइप का कैसे पता चलेगा? ओमा से पहले देखो क्या लिखा हुआ है. तो ये बड़ा इजी टेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर पता है. अब थोड़ी बात करते हैं मैलिग्नेंट सेल्स की. ये तो थी कहानी बिनाइन सेल्स की. द नोमेनक्लेचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इसेंशियली फॉलोज दैट ऑफ द बिनाइन ट्यूमर्स विथ सर्टेन एडिशंस एंड एक्सेप्शंस. वो देख लेते हैं क्या है. मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स अराइजिंग फ्रॉम सॉलिड मेसेनकाइमल टिश्यू और इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड सार्कोमा. अब मेसेनकाइमल डेरिवेटिव के जो ट्यूमर्स हैं मैलिग्नेंट, दे आर कॉल्ड सार्कोमा, सच एज मसल्स के, सच एज लिपिड्स के. ओके, तो जो भी मेसेनकाइमल डेरिवेटिव्स हैं, वेयर एज दोज अराइजिंग फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ द ब्लड आर कॉल्ड ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास. ठीक है. सार्कोमाज आर डेजिग्नेटेड बेस्ड ऑन देयर सेल टाइप कंपोजिशन व्हिच प्रिज्यूमेबली रिफ्लेक्ट देयर सेल ऑफ ओरिजिन. दस अ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म कंप्राइजिंग ऑफ फैट लाइक सेल्स, मैलिग्नेंट और फैट लाइक, liposarcoma, and a malignant neoplasm composed of chondrocyte like cells is called chondrosarcoma. So ये टेबल अगर आप देखें तो इसमें हर बिनाइन का फिर मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट दिखाया है. जो फाइब्रोमा है, ये चूंकि मेसेनकाइमल डेरिवेटिव है तो इसका मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट होगा फाइब्रो से इंडिकेट हो रहा है सेल टाइप क्या है, और सार्कोमा से इंडिकेट हो रहा है कि दिस इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट. इसी तरह लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोमा का काउंटर पार्ट मैलिग्नेंट क्या होगा? कॉन्ड्रोसार्कोमा. ऑस्टियोमा का ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा. सो दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल. सार्कोमा वर्ड यूज
होता है फॉर mesenchymal derivatives. When epithelia of the body are involved from all three germ layers, malignant neoplasms of epithelial cells are called carcinoma. So epithelial cell की cancers को अगर वो malignant हैं तो word carcinoma use किया जाता है, ठीक है. Thus malignant neoplasms arising from renal tubular epithelium, which is mesoderm derivative, the skin, which is ectoderm derivative, and the epithelial lining of the gut, which is endoderm derivative, are all considered carcinomas. इन सबको carcinoma कहते हैं. So carcinoma is basically the tumor of malignant tumor of epithelial origin, ठीक है. Furthermore, mesoderm may rise to carcinoma as well. Mesoderm अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उससे जो ट्यूमर्स बनते हैं मैलिग्नेंट उनको हम सार्कोमास कहते हैं, बट समटाइम्स देयर आर एक्सेप्शंस, ओके. सो दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड कार्सिनोमा, सार्कोमास, हेमेटोलिम्फोइड ट्यूमर्स. ये हम तब डिटेल में ज़्यादा समझ में आएगा जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स पढ़ेंगे, उनके नाम आएंगे, उनके नामों पे दोबारा से डिस्कशन होगा कि इनका नाम ये क्यों है, बट इस वक्त जनरल प्रिंसिपल्स ग्रैप करते जाओ, ठीक है. अब जो कार्सिनोमाज हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल कार्सिनोमाज दैट ग्रो इन ग्लैंडुलर पैटर्न, जो ग्लैंड्स के कार्सिनोमाज हैं उन्हें कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा. वर्ड एडिनो ग्लैंड के लिए यूज होता है. एंड दोज दैट प्रोड्यूस स्क्वैमस सेल्स आर कॉल्ड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. यानी अब जो कैंसर मैलिग्नेंट है वो या तो इस तरह ग्रो करेगा कि दे विल जस्ट मेक स्क्वैमस सेल्स. इफ दे आर मेकिंग ओनली स्क्वैमस सेल्स, दिस इज कॉल्ड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. बट समटाइम्स दीज सेल्स मेक अ पर्टिकुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जिसमें बाकायदा एक ग्लैंड का एम्प्यूल बनता है, डक्ट बनती है. अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है देन दे आर कॉल्ड एडिनो कार्सिनोमा. Okay, sometimes the tissue or organ of origin can be identified as in the designation of the renal adenocarcinoma, but it is not uncommon for tumors to show little or no differentiation. Such tumors are called poorly differentiated or undifferentiated. Extremely important concept. समझो इस बात को, आइए समझते हैं. देखें, अगर कोई, मैं फिर ब्रेस्ट टिश्यू की बात करता हूँ. सपोज दिस इज़ अ ब्रेस्ट टिश्यू और इसके अंदर एक कैंसरस ग्रोथ है विच इज़ अ मैलिग्नेंट ग्रोथ, ठीक है. अब ये जो मैलिग्नेंट ग्रोथ है इसको हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, स्लाइड पे इसका टिश्यू निकालते हैं, बायोप्सी करते हैं और एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इसको देखता है विद द आई अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके, दैट्स द ब्यूटीफुल आई ऑफ अ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट. अब जब वो इसको देखता है तो वो इसमें आइडेंटिफाई करता है, अच्छा इसमें कुछ कैंसर के सेल हैं और इसमें कुछ जो कैंसर के सेल हैं वो ब्रेस्ट सेल्स की तरह दिख रहे हैं. यानी जब वो स्लाइड को देख रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ओरिजिनल टिश्यू क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू है. ऐसे ट्यूमर को नाम दिया जाता है वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर. वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर का मतलब ये है कि जब ट्यूमर को देखेंगे तो ट्यूमर को देख के इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो किस टिश्यू से ओरिजिनेट किया है, यानी वो ब्रेस्ट का है या वो कोलॉन का है. कहने का मतलब ये है कि ये ट्यूमर नास्टी हुआ है लेकिन इतना नास्टी नहीं हुआ कि अपने पेरेंट टिश्यू के सेल से अपनी शेप को टोटली चेंज कर दे. अब इसको कंपेयर करो एक ऐसी कैटेगरी के साथ जिसमें देयर इज़ अ ब्रेस्ट टिश्यू और ये जो कैंसर सेल्स हैं ये बिल्कुल ही आउट ऑफ शेप हो गए हैं. अब इसको जब स्लाइड बनाकर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट देखेगा, जब ये हिस्टोपैथोलॉजिस्ट यहाँ अपनी ब्यूटीफुल आँख को रख देगा और ये आईलैशेस हैं ओके, अब इसको जब देख रहे हैं तो भाई समझ नहीं आ रहा कि ये टिश्यू है कौन सा. कैंसर सेल्स तो दिख रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कह रहा है यार कुछ सेल्स हैं विच आर लुकिंग लाइक कैंसर सेल, क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो चेंज हुआ है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन चेंज हुआ है. तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि इसमें कैंसर सेल्स हैं, लेकिन बॉस मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये कैंसर सेल कौन से टिश्यू के हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल ना ब्रेस्ट टिश्यू से मिल रहे हैं, ना कोलॉन से मिल रहे हैं, ना इधर से, तो मुझे पता नहीं चल रहा. तो अगर ओरिजिनल टिश्यू आइडेंटिफाई ना हो सके कैंसर टिश्यू को देखकर तो ऐसे ट्यूमर को नाम देते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, गौर से इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लो कि वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स क्या होते हैं और पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स क्या होते हैं. आगे पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ ये नाम लूँगा, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा समझा चुका हूँ. वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स वो हैं जिनको देख के पेरेंट टिश्यू का आइडिया मिल जाए, लेकिन पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स वो हैं जिनको देख के पेरेंट टिश्यू का कोई आइडिया नहीं मिलता. ओके, नाउ द ट्रांसफॉर्म सेल्स इन अ न्यूप्लाज्म, whether benign or malignant, usually resemble each other.
consistent with their origin from a single transformed progenitor cell. Well, ये differentiation की बात हो रही है, so that's the same concept. ये well differentiated, poorly differentiated, ये मैं आपको समझा चुका हूँ. Okay, what else? कोई एक आध और terminologies के अंदर, all of these diverse elements are thought to derive from a single transport epithelial progenitor cell, and the preferred designation for these neoplasm is called pleomorphic adenoma. Now, pleomorphic word तब use होता है when there is a mix of different ट्यूमर फिनोटाइप, एक सेल इस तरह का है, दूसरा सेल इस तरह का है, तीसरा इस तरह का है सारे के सारे एडिनोमा, लेकिन इनके मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स डिफरेंट है, सो दैट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. ओके, राइट. Then, unlike pleomorphic adenoma, only fibrous component in neoplastic, but the term fibroadenoma remains in common use. Well, unimportant. Teratoma is an important terminology. It's a special type of mixed tumor that contains recognizable mature or immature cells or tissues derived from more than one germinal layer. Teratomas originate from totipotential germ cells. तो इसमें ectoderm यानी एक ट्यूमर मास होगा जिसमें आपको टीथ भी नजर आएंगे, एक्टोडर्म डेरिवेटिव, इसमें आपको स्किन भी नज़र आ जाएगी, इसमें आपको कुछ और भी चीज़ नज़र आ जाएगी, कुछ और भी चीज़. सो इट कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर्स. ठीक है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड टेराटोमा, मिक्स टाइप ऑफ ट्यूमर हैविंग टिश्यू ड्राइव फ्रॉम वेरियस जर्म लेयर्स. ओके, नाउ टेराटोमाज ओरिजिनेट फ्रॉम टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कुछ भी बना सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, इसमें कुछ भी बन जाता है. सच इज दोज नॉर्मली अराइज रिजाइड इन द ओवरी एंड द टेस्टिस. ओवरी एंड टेस्टिस में तो इनका काम स्पर्म और ओवम बनाना है, लेकिन ये जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, एंड दे कैन गिव राइज टू टेराटोमा एनीवेयर इन द बॉडी. Germ cells have the capacity to differentiate into any cell type, and this is what happens in teratoma. Specific names of some of more common neoplasms are presented in the table. अभी table देखते हैं दोबारा. Some glaring inconsistencies may be noted. For example, the term lymphoma, mesothelioma, melanoma, seminoma are used for malignant neoplasm. अब इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सब में ओमा आ रहा है, ओमा 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 ओमा. तो मैंने आपको कहा था जहाँ कहीं ओमा आएगा वहाँ आपने ये समझना है कि बिनाइन ट्यूमर है, बट दैट्स जनरल रूल, एक्सेप्शंस होती हैं. ठीक है, ये सब मैलिग्नेंट है, मेसोथेलियोमा, सेमिनोमा, दे आर ऑल मैलिग्नेंट. ओके, नाउ देयर आर ऑल्सो अदर इंस्टेंसेज ऑफ कन्फ्यूजन. टर्मिनोलॉजी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है. हमार्टोमा इज अ मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू इंडिजिनस to the particular site, such as the lung or the liver. While traditionally considered developmental malformation, many hematomas have clonal chromosomal aberrations that are acquired through the somatic mutations, and on this basis now considered to be neoplastic. Hematoma पहले consider किया जाता है just like developmental abnormality. इसको tumor मानते ही नहीं थे, लेकिन now it is considered as a tumor. but अभी भी debate है कि hematoma tumor है या नहीं है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि hematoma tumor है या नहीं है is a debateful topic. Choriostoma is a congenital anomaly consisting of heterotopic nest of cells. For example, a small nodule, well developed and normally organized pancreatic tissue may be found in submucosa of the stomach. Pancreatic tissue है stomach की submucosa में, duodenum में या small intestine में. The designation oma cannot actually connotes this as a neoplasm because oma है ना, तो benign neoplasm लग रही है. Imparts these lesions underserved gravity as they usually of trivial significance. अब कई जगहों पर आपको नाम देख लगेगा ट्यूमर है, वो ट्यूमर होगा नहीं. हेमाटोमा की एग्जांपल है, कोरियोस्टोमा की एग्जांपल है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, ऑल्दो द टर्मिनोलॉजी ऑफ नियोप्लाज्म्स इज रिग्रेटेबली कॉम्प्लेक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द लैंग्वेज बाय विच द ट्यूमर्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस इज कम्युनिकेटेड अमंग्स द फिजिशियन. यही मैं कह के थक गया हूँ कि आगे पूरे चैप्टर के अंदर मैं ये टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ. तो अगर इन टर्म्स की आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बड़ा मसला होगा पूरा चैप्टर समझने में. कल को डॉक्टर बन जाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये समझने में मसला. So this is very important to pay attention on this particular video to understand the nomenclature. और एक दफ़ा nomenclature समझ में आ गया, देखो general rule समझने हैं, common things first. ये जो exceptions हैं ये पता होनी चाहिए, लेकिन exceptions हर जगह होती हैं. कोई nomenclature का सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो 100% परफेक्ट होगा, जिसमें आपको हर ओमा सिर्फ benign सिस्टम में मिले, ऐसा नहीं होगा. There are always exceptions to the rule. तो आप as a good student and physician आपको पता होना चाहिए कि general norms क्या हैं और फिर exceptions क्या हैं. ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि आपने ये वीडियो देखने के बाद ये टेबल पढ़ना है कि हर ओरिजिनल जो टिश्यू है उसका अगर बिनाइन ट्यूमर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और उसका अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल. अब यहाँ ये दिस इज़ यू नो ओमा
प्योर ओमा है mesothelioma, so it's not a benign tumor. Meningioma invasive meningioma है, so invasive indicates that this is actually malignant. राइट और ये जो ओमा है ये प्योर ओमा नहीं है, ये एक्चुअली सार्कोमा के साथ है. सो सार्कोमा है तो सार्कोमा इंडिकेट्स मैलिग्नेंसी. ओके, सो गिव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग टू दिस टेबल. जहाँ कहीं सार्कोमा 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 मिले इनको समझ लो और मार्क कर लो कि दीज आर ऑल द टिश्यूज ऑफ मीजनकाइमल ओरिजिन. जहाँ कहीं आपको वर्ड कार्सिनोमा 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 मिले तो समझ जाओ दीज आर ऑल फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू. और अगर कहीं वर्ड एडिनो कार्सिनोमा मिले, एडिनो कार्सिनोमा एडिनो कार्सिनोमा, जहाँ कहीं एडिनो कार्सिनोमा का वर्ड मिले तो ये समझ जाओ कि दिस इज द ट्यूमर फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको. और इस टेबल को मैं तो कहता हूँ हिफ्स कर लो, पी जाओ, याद कर लो, रट्टा लगा लो. आपको सारे बिनाइन ट्यूमर्स के नाम, सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के नाम पता होने चाहिए. यानी मैं किसी भी वक्त आपको बोलूँ कि भाई पेपिलोमा है तो आपको पता होना चाहिए मैं बिनाइन ट्यूमर की बात कर रहा हूँ. मैं कभी भी कहूँ कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ. ओके, एपिथेलियम का मैलिग्नेंट ट्यूमर कार्सिनोमा, मीजनकाइमल ओरिजिन का एपिथेलियल नहीं, मीजनकाइमल ओरिजिन का मैलिग्नेंट ट्यूमर सार्कोमा. ओके, एंड सिर्फ ओमा ओमा लगा हुआ है तो बिनाइन ट्यूमर. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अब हमने विद दिस वीडियो वी हैव कवर्ड नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.